नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज महिला दिवस के दिन बंगाल चुनाव के रण में भी महिलाओं वाला फैक्टर छाया हुआ है। बंगाल में सत्ता तक पहुंचने के लिए महिलाओं के वोट बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं वोटों पर ध्यान है और यही ममता बनर्जी का गेम प्लान है। आज बंगाल की महिला वोटों का गणित आपको बताएंगे। बंगाल में साइलेंट वोटर भी बड़ा खेल कर सकते हैं, इसीलिए ममता दीदी हो या पीएम मोदी, सब इन वोटरों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। बीजेपी की रणनीति है चुपचाप कमल छाप, तो टीएमसी का उद्घोष है हरे कृष्णा हरे, तृणमूल घरे घरे। इसके बाद जम्मू की रोहिंग्या कॉलोनीज के हालात का कागजी विश्लेषण करेंगे। ये रोहिंग्या मुसलमानों के वेरिफिकेशन पर आधारित रिपोर्ट है। जम्मू से आज तक की टीम ने ये रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट से ये संकेत मिलते हैं कि अवैध तरीके से भारत में आकर रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के भारत में रहने का समय खत्म हो चुका है और हो सकता है जल्द ही रोहिंग्या की विदाई का टिकट भी कटने लगे। ये खबर नागरिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के अहम सवालों पर फोकस करेगी। आज भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नेवी में देवी वाला विश्व संदेश दिया। नौसेना के वॉरशिप पर महिला अफसरों की तैनाती हुई है। जल, थल और नभ में नए भारत की मैडम रक्षक से जुड़ी यह खबर देश की करोड़ों महिलाओं को हौसला देगी। इसके अलावा ब्रिटेन के शाही परिवार के नए राज आज की ट्रेंडिंग खबर बन चुके हैं। क्या ब्रिटेन के शाही परिवार में रंगभेद के आधार पर राजकुमारियों का मानसिक उत्पीड़न होता है? क्या शाही परिवार का प्रिंस बनने के लिए गोरा होना जरूरी है? ये सवाल उन खुलासों के बाद उठे हैं जो प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने किए हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। स्विट्जरलैंड में उधर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लग सकता है। वहां हुए जनमत संग्रह में 51.21% लोगों ने बुर्के पर रोक लगाने के पक्ष में वोट किए हैं। लिहाजा अब कानून बनने की संभावना है। आपको बता दें कि फ्रांस ने 2011 में चेहरे को पूरी तरह से ढकने पर बैन लगा दिया था। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स और बुल्गारिया में भी सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक है। ये तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तापमान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। मंगलवार को नंदीग्राम जाएंगी ममता बनर्जी। आपको बता दें, मंगलवार को यानी कि कल ममता बनर्जी नंदीग्राम जाने वाली हैं। शुभेंदु का ऐलान होने के बाद ममता बनर्जी का ये काफी ज्यादा अहम दौरा नंदीग्राम का, क्योंकि एक तरफ टीएमसी से होंगी ममता बनर्जी उम्मीदवार, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से उन्हीं के पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी, जो उनको 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने की बात बार बार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आपको बता दें, आज पूरी दुनिया में महिला दिवस की बात हो रही है, लेकिन बंगाल में ये वोट बटोरने का दिन बन चुका है। कोलकाता की सड़कों पर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनावी चाल दिखी। ये चाल उस रास्ते पर है जिसमें उन्हें आक्रामक बीजेपी को काउंटर करने की उम्मीद दिखती है। पीएम मोदी ने कल कोलकाता की ब्रिगेड मैदान में मेगा रैली की थी। आज ममता बनर्जी ने पैदल मार्च से इसका जवाब दिया है। इस पैदल मार्च के बहाने वो उन मुद्दों की पिच पर पहुंच गई जिन मुद्दों की पिच पर वो बीजेपी से खेलना चाहती हैं। महिला सुरक्षा, महंगाई और बंगाल अस्मिता ऐसे ही मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने मोदी शाह की जोड़ी को जमकर घेरा। इन मुद्दों पर ममता बनर्जी को लगता है कि वो बीजेपी के चुनावी नैरेटिव को बदल सकती हैं और इससे बंगाल में बीजेपी को चुनावी गोल करने से रोक सकती हैं। ममता बनर्जी वुमेन्स डे पर क्यों सड़कों पर उतर गईं? क्यों उन्हें वुमेन पावर में चुनावी वोटों का बूस्टर दिखता है? इसे बंगाल में महिला वोटर के गणित से समझा जा सकता है। बंगाल में करीब 7 करोड़ 20 लाख वोटर हैं। इनमें 3 करोड़ 73 लाख पुरुष और 3 करोड़ 59 लाख महिलाएं हैं, यानी करीब 3.5 करोड़ महिला वोटर। बंगाल का फैसला करती हैं ये महिला वोटर। ये महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा संख्या में वोट भी करती हैं। पिछले चुनावों में पुरुष वोटर्स के मुकाबले करीब 1% ज्यादा महिला वोटर्स ने वोट दिया था। 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ममता बनर्जी का पूरा फोकस महिला वोटर्स पर रहा है। इस बार भी उनकी चुनावी रणनीति यही है। टीएमसी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में 45 महिला कैंडिडेट उतारे थे।
इस बार के चुनाव में 50 महिलाओं को टिकट दिए हैं। पूरे देश में इस वक्त जो इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं, वो बंगाल में ममता बनर्जी ही हैं। उनका इस बार का नारा भी है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। आज बंगाली अस्मिता, महिला सुरक्षा, महंगाई, इन तीनों मुद्दों को दीदी ने एक कर दिया और इन मुद्दों को उठाकर बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश की। सवाल यह है कि दीदी का ये दांव कितना चलेगा। ये खेल नहीं चलेगा, खेला खत्म। मोदी 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 नरेंद्र मोदी चाइना, अमित शाह चाइना। दीदी इतना गुस्सा क्यों? যতই করো হামলা, জবাব দেবে বাংলা। कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी का पैदल मार्च, ये उनके लिए नई बात तो नहीं है, लेकिन माहौल चुनाव का हो और महिला दिवस को भी मौका बनाया जाए तो ये जरा हटके है। दीदी ने पलटवार किया है उन चुनावी हमलों पर जो 24 घंटे पहले ही हुए। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। বাংলা এলে বলবে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। গুজরাট সরকারের পেশ করা হিসেব বলছে 2 বছরের রাজ্যে 1944টি খুন আর ধর্ষণের শীর্ষে আহমেদাবাদ এবং মোদি বাবুর পেয়ারের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ কথা বলে না। বাড়াতে 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 এমন করে দিলেন যে আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়। हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। বলে কিনা বাংলা দখল করবে। আমরা বলি আগে সামলা দিল্লি, তারপরে ভাববি বাংলা দিল্লি। नरेंद्र मोदी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ब्रिगेड मैदान में मेगा रैली से टीम मोदी ने शक्ति प्रदर्शन किया तो ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर नारी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उतर गई। कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक करीब 4.5 किलोमीटर का पैदल मार्च किया। महिला सुरक्षा, महंगाई का मुद्दा, गले में तख्ती और जय बांग्ला का नारा। दीदी ने एक साथ कई चुनावी तीर छोड़े। কালকে এসে বলে গেল কি আমি ডাক্তার বানাবো, ইঞ্জিনিয়ার বানাবো। জানে না বাংলায় ঘরে ঘরে ডাক্তার, ঘরে ঘরে ইঞ্জিনিয়ার। বাপ রে বাপ, কোভিড ভ্যাকসিনটাকে মোদি ভ্যাকসিন করে দিয়েছে। নিজের ছবি, স্টেডিয়াম নিজের নামে, স্কুল কলেজ নিজের নামে, ইসরোতে পর্যন্ত নিজের ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে। কি হবে, কে দেখবে ছবি? আমরাই তো কদিন বাদে ছবি হয়ে যাব, তো ওই ছবি কে দেখবে? ममता बनर्जी भी आक्रामक है। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं, क्योंकि उनके सामने बड़ा चैलेंज है और इस बार बड़ा खतरा है। पीएम की मेगा रैली ने टेंशन भी बढ़ा दी होगी, लेकिन दीदी भी पलटवार कर रही हैं और जय बांग्ला की बात करके नया मोड़ निकाल रही हैं। গতকাল তোমরা ব্রিগেড করে তোমাকে ব্রিগেড করে দিয়েছে। খেলা হবে, খেলা হবে। বিজেপি কে চাই না, বিজেপি কে চাই না, দাঙ্গাবাজদের চাই না, সিন্ডিকেটের চাই না, তোলাবাজদের চাই না, ভ্রষ্টাচারী চাই না, নরেন্দ্র মোদি চাই না, অমিত শাহ চাই না। बांग्ला चाय, सोनार बांग्ला। बीजेपी ने सोनार बांग्ला का चुनावी नारा दिया है तो ममता बनर्जी जय बांग्ला की बात कर रही हैं। बीजेपी के मेगा प्रचार का मुकाबला वो ऐसे पैदल मार्च की रणनीति से कर रही हैं जिसमें युवाओं और महिला वोटर पर फोकस है और जिसमें नारों का जवाब नारों से दिया जा रहा है। लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साथ। হরে কৃষ্ণ হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে হরে। बांग्ला चाय
उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। भारत माता की। पीएम मोदी की मेगा रैलियों से बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन दीदी पॉलिटिक्स के पास भी अपने दांव हैं, जिनसे वो बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। पीएम की 2 और बड़ी रैलियां फिक्स हो गई हैं। 18 और 20 मार्च को वो फिर बंगाल जाएंगे। ये टक्कर बहुत जोरदार है। कोलकाता से अनुपम मिश्र और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल चुनाव में महिला सुरक्षा का मुद्दा तब आया जब उत्तर दमदम इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता की 85 साल की बुजुर्ग मां की कुछ लोगों ने पिटाई की थी और इसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया था। इसी से बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है, लेकिन ममता बनर्जी अब महिला सुरक्षा और क्राइम के मुद्दे पर बीजेपी को यूपी, बिहार, गुजरात के मामले और आंकड़े याद दिला रही हैं। इसी में उन्होंने बंगाली प्राइड को जोड़ लिया और बंगाल में महिलाओं को सुरक्षित बताया। असल में अब ये लड़ाई उन वोटर्स के लिए हो रही है जिन्हें कई बार साइलेंट वोटर्स भी कहा जाता है। ये साइलेंट वोटर्स वो महिलाएं हैं जो अक्सर चुनावी समीकरण बदल देती हैं। अभी बिहार में चुनावी जीत के बाद पीएम मोदी ने इसी का जिक्र किया था। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। अब ममता बनर्जी के लिए चुनौती है कि वो कैसे उन साइलेंट वोटर्स को इस बार भी अपने साथ बंगाल में रख पाती हैं, जिन पर बंगाल में बीजेपी की नजर होगी। फिलहाल तो ममता बनर्जी के लिए चुनौती यही है कि वो अपनी पार्टी को ही एक नहीं रख पा रही। उनकी पार्टी में अब तक भगदड़ मची हुई है और बीजेपी का भर्ती अभियान लगातार जारी है। टीएमसी के 5 विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें एक सिंगूर के भी विधायक हैं, जहां जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन चला था। ममता बनर्जी के लिए हालात इसलिए भी मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि ऐसे नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए जिन्होंने टीएमसी ने चुनाव का टिकट दिया था। इनमें हबीबपुर से टीएमसी की कैंडिडेट सरला मुर्मू का नाम है। हालांकि जिन 5 विधायकों ने आज बीजेपी ज्वाइन की, उनका टिकट टीएमसी ने काट दिया था। खबरदार में अब बात उस बड़े मुद्दे की जिस पर कार्रवाई का काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि अवैध तरीके से भारत में बसे रोहिंग्या मुसलमानों को वापस कब भेजा जाएगा, कब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो बिना किसी कागज के किसी तरीके से भारत में घुस आए हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से यहां पर सरकारी कागज बनवा लिए और यहां के नागरिक बन गए। इसी पर जम्मू में बड़ी कार्रवाई हो रही है, जिस कार्रवाई से जम्मू को रोहिंग्या मुस्लिमों से खाली करवाने की तैयारी हो चुकी है। जम्मू से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू की इस रोहिंग्या बस्ती में पिछले 3 दिन से हड़कंप है। अवैध तरीके से बसे एक रोहिंग्या मुस्लिम की यहाँ पहचान की जा रही है, क्योंकि बात सिर्फ बसने की नहीं बल्कि यहाँ बसकर फर्जी तरीके से कागज बनवा लेने की। 2 रोहिंग्याओं को जो है गिरफ्तार किया गया और उनके पास जो है आधार कार्ड पाए गए और दूसरे जो है सरकारी भारत सरकार के जो कागजात हैं वो पाए गए और उससे यहाँ पर हड़कंप मच गया। और उसके बाद जो है अब जम्मू पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और जिस तरह के दिशा निर्देश है केंद्र सरकार से उसका पालन करते हुए यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इनका वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है और वेरिफिकेशन के तहत इनसे जानकारी ली जा रही है, इनसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और बायोमेट्रिक डिटेल्स भी नोट की जा रही है। जब वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो 3 दिन में ऐसे 155 रोहिंग्या मुस्लिम पाए गए जिनके पास कोई कागज नहीं था और ये अवैध तरीके से जम्मू में आकर बस गए। ऐसे रोहिंग्या को जम्मू से उठाकर कठुआ के होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है। आपके किसी रिश्तेदार को भी लिया गया था वेरिफिकेशन के लिए? जी जी, हमारा सासा एक ले गया, सासी एक ले गया, हमारा भाई भी एक ले गया।
तो अभी कहाँ है वो? उनको क्या वहाँ होल्डिंग सेंटर में लिया गया है? कल भी ले गया, कहाँ ले गया पता नहीं है, अभी भी कोई सुना नहीं जा रही है इसकी, अभी कहाँ है वो? पता नहीं हमको। अच्छा, कितने सदस्य आपके परिवार के, कितने मेंबर्स? ये तकरीबन होगा हमारा 22 से 8 से 7 होगा, इसी 7। आपके 7 रिश्तेदारों? हाँ तो हाँ, आप यहाँ कब आए? हम आएगा 2012 में। 2012 में? कहाँ से आए आप? हम आया था म्यांमार से। म्यांमार से तो आए, लेकिन रास्ता कौन सा लिया आपने? किस रास्ते से आए? रास्ता आया था मणिपुर साइड से आया था। मणिपुर से? तो यहाँ जम्मू में किसने आपको लाया? हम खुद आया था यहाँ से। इतनी दूर? जी, अब ऐसे पुश कर आया था यहाँ। कहां म्यांमार और कहां जम्मू कश्मीर, लेकिन रोहिंग्या मुस्लिम कैसे यहां तक पहुंच गए, ये सोच कर ही हैरानी हुई। लेकिन जम्मू के नरवाल इलाके में पिछले 8-9 साल से रोहिंग्या मुस्लिम ने इसकी बस्तियां बना ली। दरअसल कठुआ जिले में जो हीरानगर सब जेल है उसको परिवर्तित कर दिया गया एक होल्डिंग सेंटर के तौर पर, और वहीं पर जो है 155 रोहिंग्या मुसलमानों को रखा गया है। इस समय सरकार का कहना है कि उनके पास जो है कागजात नहीं पाए गए और अवैध तौर पर वो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन इसके कारण यहाँ पर जो है काफ़ी रोहिंग्या मुसलमानों में थोड़ा भय पैदा हो गया है। इनका कहना है कि इनको यहाँ पर रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि म्यांमार में जो है हालात काफ़ी ख़राब हैं। अब इन रोहिंग्या मुस्लिमों को डर है, क्योंकि जम्मू में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। जो अवैध तरीके से भारत में घुसे बिना कागज जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए और 7-8 साल से वहां रह रहे हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है। आप कहाँ के असल में रहने वाले हैं? बर्मा का। यहाँ कब आए थे? 2012 में आया था। अच्छा, अभी जब पुलिस आई थी उसने क्या आपके बेटे को यहाँ से लिया? यहाँ से लाया, यहाँ से लिया? लेची करने के लिए आ जाए ऐसे बोल दिया था। फिर उन्होंने, मैंने सोचा चलो बेटा लेच करने के लिए, फिर ऐसे ले देना, लेची कार्ड भी है, लेची करने के लिए गया था। कार्ड कौन सा है उनके पास? इन्हों कार्ड है, रिफ्यूजी। यूएन वाला रेफ्यूजी कार्ड? हाँ। ये कौन सा कार्ड है? रिफ्यूजी कार्ड है। तो आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है इनके हाथ में, ये है UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, उनका ये कार्ड है। ये संयुक्त राष्ट्र की जो है शरणार्थियों के लिए एक एजेंसी है, उन्होंने इनको ये कार्ड इशू किया। ये कार्ड कब आपको इशू किया गया था? जब से हम यहाँ हिंदुस्तान में आए तब से ये कार्ड मिला हमको। ये किसने दिया आपको? यूएन की तरफ से दिल्ली से मिलते हैं हमको। दिल्ली में मिला आपको? जी। तो आपके पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट नहीं है। अच्छा, आप गए थे वेरिफिकेशन के लिए? हमको नहीं ले गया, जिसको बुलाया है उनको उठाकर ले गया। अच्छा, हमको नहीं बुलाया। तो किसी को जिसको उठाकर लाया था वो वापस आया? वापस नहीं आया। इन रोहिंग्या मुस्लिमों का कहना है कि वो शरण लेने के लिए भारत आए हैं। उनके पास यूएन का कार्ड भी है, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से ज्यादातर के कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं, यानी भारत में रहने का वक्त खत्म हो चुका है। ये किसका है? ये भी गोरवाला का है ना। आपने कहा उसके साथ में है कार्ड। आपने कहा ना उसके। इसका डेट खत्म हो गया ना। अच्छा, नया वाला बना है। नया वाला बनाया। ये कब का है वैलिड डेट? जरा दिखाओ। इसका 1 मई 2018 से 30 अप्रैल। अच्छा, यानी कि ये इसका जो है एक्सपायर हो गया है कार्ड। हाँ, ये तो अभी नया बनवाया था? हाँ, नया बना। कहाँ से? इनवान का बीच से बना। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये तो आपका कार्ड एक्सपायर हो गया। ये देखिए आप, ये इस पर लिखा है 3 फरवरी 2020। ये नया जो डेट भरने दिया था वो आया नहीं है, ऐसा ही बोल रहा था। अब बिना किसी वैध कागजात के किसी दूसरे देश में रहना और इतनी बड़ी संख्या में आकर बस्तियां बना लेना, बात राष्ट्रीय सुरक्षा से भी सीधे जुड़ती है, और इसीलिए ये बड़ी चिंता है और बड़ा मुद्दा है। लेकिन इससे भी राजनीति हो रही है। यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस चार्टर पे दस्तखत किया है। हमें उस चार्टर को कबूल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव करना। उनको कभी कश्मीरी हिंदू जो माइग्रेंट हुए थे उनकी चिंता नहीं है, लेकिन इन रोहिंग्यास के लिए उनकी जबान जल्दी खुल जाती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इस प्रकार के लोगों को उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और उन पर एक्शन किया ही जाना चाहिए। सिर्फ किसी दूसरे देश से प्रताड़ित होकर आने वाले शरणार्थियों की बात नहीं है, बात तो अवैध तरीके से भारत में बस जाने वालों की है, जिन्हें घुसपैठिया कहना ही सही है। और उसमें भी जम्मू कश्मीर जैसा संवेदनशील राज्य, जहां हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम बस गए हैं। इनकी वापसी की कार्रवाई कब तक रोकी जा सकती है? सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति,
इस जैसे शब्द अक्सर सेमिनार और गोष्ठियों में रस्म अदायगी वाले भाषणों में सुनाई देते हैं। लंबे समय तक भारतीय समाज ने ये शब्द तो सुने, लेकिन इनके असर को महसूस नहीं किया। लेकिन अब महिलाएं ऐसे मुश्किल मोर्चों पर डटकर खड़ी हो रही हैं, जहां से वो दूसरी महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना ने नेवी टैंकर वॉरशिप INS शक्ति पर महिला अफसरों की तैनाती का फैसला लिया है और एक बार फिर यह संदेश दिया है कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप जान जाएंगे कि जब वतन की हिफाजत की बात आ जाती है तो भारत की महिलाएं वज्र से भी कठोर हो जाती हैं। ज्ञान में, लेखन में, अर्थशास्त्र में, शस्त्र में नर से बड़ी शक्ति है नारी। घर ही नहीं, देश को महफूज रखने में हर मोर्चे पर सशक्त है नारी। राजपथ की शान नारी, वायु शक्ति की मिसाल नारी, नौसेना का आत्मबल है नारी, नए इंडिया की नई शक्ति है नारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना ने वॉरशिप पर महिला अफसरों की तैनाती का बुलंद फैसला लिया है। नेवी टैंकर शिप INS शक्ति अब महिलाओं के सशक्तिकरण की मिसाल बन गया है। Indian Navy allows me to be both doctor and a soldier. I carry both the noble profession with pride. They say women can't have it all, but I would say dare to be different. Indian Navy gave me the opportunity to be different and to dare. INS शक्ति समंदर में अपनी रूटीन गश्त पर है और पहली रक्षा पंक्ति में तैनात दोनों महिला अधिकारी पुरुष अफसरों के साथ हर मोर्चे पर कंधे से कंधा मिला रही हैं। The uniform makes no distinction. We work shoulder to shoulder with our counterparts. Join the Indian Navy and lead an exciting and challenging way of life. नए दौर में दुनिया बदल रही है, महिलाओं को लेकर सोच बदल रही है। वो क्षेत्र जहां पारंपरिक तौर पर महिलाओं को कमान नहीं दी जाती थी, वहां भी बदलाव के झोंके महसूस हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर कार्बी गोगोई को पहली बार बतौर प्रथम महिला अधिकारी रूस के भारतीय दूतावास में तैनात किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान कभी मेल और मेन और वुमेन ऑफिसर्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं देखा जाता। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी फौज में। पिछले लगभग 70 सालों से सेना में महिला अफसर बतौर डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर और दूसरे ऐसे कामों के लिए तैनात थी जहां सैन्य ऑपरेशन के खतरे तुलनात्मक रूप से कम थे। लेकिन अब सेना में सब बदल रहा है। अक्टूबर 2020 भारतीय नेवी की 3 महिला पायलट्स को ऑपरेशनल मिशन के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी नेवी की पहली महिला पायलट्स हैं जिन्हें डॉर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइट ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिला। साल 2018 में ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट के तौर पर तैनात हैं और ये सब फौलादी इरादों की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। जय हिंद सर, मेरा नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी है और मेरे साथ मेरे 2 कलीग हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना। हमें सौभाग्य मिला कि हमने जब भारतीय वायुसेना ज्वाइन करी तो हमारे ही टाइम पे ये पॉलिसी आई कि अब से महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। तो हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से और हमारी चॉइस के हिसाब से भारतीय वायुसेना ने हमको पहली बार फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया। महिला शक्ति की बात हो तो 2015 का साल जरूर याद किया जाता है। पहली बार गणतंत्र के महापर्व के मौके पर महिला फौजी अधिकारियों का मार्चिंग दस्ता राजपथ पर परेड का हिस्सा बना था। तब महिला अधिकारियों के जत्थे का नेतृत्व कैप्टन दिव्या अजित कुमार कर रही थी। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बराक ओबामा भी भारतीय नारी की शक्ति को देखकर अचंभित हुए थे। 25 जनवरी 2015 की इस तस्वीर को भी कौन भूल सकता है, जब ओबामा को विंग कमांडर पूजा ने राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। ये घटनाएं दुनिया के सामने बदलते भारत का प्रतीक है। चाहे जमीन की बात हो या आसमान की या फिर पानी के नीचे दुश्मन को ध्वस्त करने की, हर मुश्किल मोर्चे पर नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ रही है। थल सेना की चुनौतियां अलग हैं, हालांकि कुछ शर्तों के साथ आर्मी में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जा रहा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में महिलाओं को बराबरी का हक देने का फैसला दिया था। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। नौसेना की वॉरशिप पर नारी शक्ति आपने देख ली।
आगे बढ़ते हुए स्विट्जरलैंड में जनता ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे वहां मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लग जाएगा। एक जनमत संग्रह के फैसले के बाद स्विस सरकार को सार्वजनिक तौर पर चेहरा ढकने पर रोक का कानून बनाना होगा। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम है, जिसके तहत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जनमत संग्रहों के जरिए अहम मसलों पर फैसला लिया जाता है। जनमत संग्रह में 51% से अधिक लोगों ने चेहरा ढकने पर रोक के फैसले का समर्थन किया। फैसले का वहां के मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है। इससे पहले 2009 में एक जनमत संग्रह के जरिए ही स्विट्जरलैंड में मीनार बनाए जाने पर रोक लगाई गई थी। बुर्का, नकाब, हिजाब मुस्लिम महिलाओं के ऊपर पहरा है या पहनावे की उनकी आजादी? और क्या मुक्त समाज, लोकतंत्र और नारी सशक्तिकरण के लिए मुस्लिम महिलाओं का चेहरा ढकना आड़े आता है? दुनिया के सामने ये सवाल स्विट्जरलैंड के एक फैसले से फिर आ खड़े हुए हैं। स्विट्जरलैंड में एक जनमत संग्रह को 51.2% के वोट से मंजूरी मिल गई है, जिसमें सार्वजनिक तौर पर चेहरा ढकने के खिलाफ कानून बनाने की वकालत हुई है। चेहरा ढकने पर बैन लगाने का प्रस्ताव सीधे तौर पर इस्लाम का नाम नहीं लेता, लेकिन प्रस्ताव के समर्थकों ने बुर्का बैन कह के ही इसके पक्ष में माहौल बनाया है। हिजाब हो या नकाब, हमारे लिए ये चौंकाने वाला है। एक सभ्य समाज में विरोध करने का मूलभूत अधिकार होता है। लोग किसी भी हालात में अपना चेहरा दिखा सकते हैं। चेहरा ढकने का ये जनमत संग्रह स्विस सरकार को कानून बनाने के लिए बाध्य करता है। इस रेस्टोरेंट्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सड़क पर गुजरने के दौरान चेहरा ढकना प्रतिबंधित हो जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य वजहों, पारंपरिक कार्निवल और सुरक्षा के मामलों पर अपवाद रहेगा। स्विट्जरलैंड की सिर्फ 5% आबादी मुस्लिम है। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूसर्न के मुताबिक वहां कोई बुर्का नहीं पहनता और सिर्फ 30 महिलाएं नकाब पहनती। लेकिन सरकार को 2 साल के भीतर कानून बनाना होगा। जनमत संग्रह के फैसले के बाद स्विट्जरलैंड में मुस्लिमों के संगठन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मुस्लिम के बयान में कहा गया है कि फैसले से पुराने जख्म हरे हो गए। इससे कानूनी असमानता और बढ़ जाएगी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बहिष्कार का संदेश देता है। स्विस सरकार भी बैन के प्रस्ताव के खिलाफ थी, क्योंकि सरकार कह रही थी कि इससे पर्यटन पर असर पड़ेगा। स्विट्जरलैंड में गल्फ देशों से मुस्लिम महिलाएं पर्यटन के लिए बड़े पैमाने पर आती हैं। सच कहूँ तो हम परेशान हो चुके हैं। हमें हमेशा ही अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। हम ये सोच नहीं पाते कि ये हमारी मर्जी है। मैं नकाब पहनूं या नहीं, ये पूरी तरह से हमारी चॉइस होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड के 2 कैंटन यानी राज्य टिचिनो और सेंट गालेन में पहले से चेहरा ढकने पर रोक लगाने का कानून है। लेकिन राष्ट्रीय कानून बनने के बाद स्विट्जरलैंड भी बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, बुल्गारिया और फ्रांस जैसे देशों में शामिल होगा, जहां पहले से या तो पूरी तरह से या आंशिक तौर पर चेहरा ढकने पर रोक है। आज तक ब्यूरो। बुर्का पहरा है या पहरे पर आजादी, इसको लेकर भी बहस जारी है। उधर ब्रिटेन का शाही परिवार एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। महारानी एलिजाबेथ के पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने एक इंटरव्यू में ऐसी बातें कही है जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की मौत के 24 साल बाद बकिंगम पैलेस के राज एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार भी दुनिया के सबसे पुराने राजघराने को बेपर्दा किसी और ने नहीं, राजघराने के चिराग ने ही किया है। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने राजघराने पर रंगभेद का गंभीर आरोप लगाया है। मेगन ने खुलासा किया कि शाही परिवार उनके बेटे आर्ची को प्रिंस नहीं बनाना चाहता था, और वो भी सिर्फ रंग की वजह से। So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. दरअसल प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल अमेरिकी पिता और अफ्रीकन अमेरिकन अश्वेत माता की बेटी हैं। शाही परिवार को इस बात की चिंता थी कि कहीं प्रिंस हैरी और उनके बेटे का रंग काला ना हो। There are several conversations. There's a conversation with you, with Harry,
about how dark your baby is going to be? Potentially, and what that would mean or look like. मेगन मर्कल ने बताया प्रेगनेंसी के दौरान। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। खबरदार में मेरे साथ आज की हर बड़ी खबर आपने देखी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।